अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यानी सेल की जो मेम्ब्रेन है जिन्हें हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल और ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होती है उस ट्रांसपोर्टेशन का उस मूवमेंट के मैकेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को। इट इज़ अ सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दैट कंट्रोल the movement of solutes such as ions and small molecule। इनकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन स्मॉलर मॉलिक्यूल और आयंस वगैरह की ये पॉसिबल बनाई जाती है और कंट्रोल की जाती है थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में वो तमाम मेम्ब्रेन शामिल होंगी जो सेल की मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये जो मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट के मेम्ब्रेन के अंदर से जो कंट्रोल कर रहे हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए, सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट उसको नियरली कांस्टेंट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इसकी ज़रूरत पेश आती है। सेल को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन होगी इसके लिए ज़रूरत पेश आती है। इसकी न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज है, न्यूट्रिएंट की मूवमेंट है। फूड के कंपोनेंट हो सकते हैं, स्पेसिफिक आइंस हो सकते हैं, उनकी मूवमेंट के लिए भी ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ज़रूरी है। और वेस्ट मटेरियल की जो रिमूवल है सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सेल के अंदर टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ जाता है जो कि सेल के लिए हार्मफुल होता है और अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी हार्मफुल होगा। अब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की टाइप्स हम लेंगे, दो मेजर इसी फॉर्म हम लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट लेते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को पैसिव क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है, एनर्जी का खर्चा नहीं है, एनर्जी यूज नहीं होती, एटीपी नहीं लगती और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। जबकि एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है ये एनर्जी को यूज करती है, इसलिए एटीपी को यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए इसका नाम एक्टिव ट्रांसपोर्ट रखा गया है। आज का मेन हमारा जो डिटेल से जिसको हमने डिस्कस करना है वो टाइप है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम से ही जाहिर है एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है। इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं चाहिए, एटीपी नहीं लगेगी और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होनी है, मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होनी है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की ये हम एक एग्जाम्पलरी जो है डायग्राम लेते हैं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो सकती है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन अब होगी तो हायर टू लोअर ही और बगैर एनर्जी के ही। लेकिन इसकी भी आगे हम डिफरेंट फॉर्म्स लेंगे। इसमें हम तीन मेजर फॉर्म लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। एक को डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, दूसरी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है और तीसरी टाइप हम इसके अंदर ऑस्मोसिस लेते हैं। तीनों के अंदर जो मेन चीज है वो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और दूसरी है विदाउट एनर्जी कंजम्पशन, ये मूवमेंट होनी है। अब इनमें डिफरेंस हम देख लेते हैं कि डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है। डिफ्यूजन सिंपली पैसिव मूवमेंट है मटेरियल की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये हायर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल की और मेम्ब्रेन में से मटेरियल क्या कर रहे हैं, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन लिक्विड और गैसेस दोनों में मुमकिन है, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल भी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर सकते हैं और गैसेस की मूवमेंट लाइक सेल के अंदर अगर दो मेजर गैसेस हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ डिफ्यूज होती है, ऐसे ही ऑक्सीजन भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सिंपल डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से मूव करती है। और जितने भी सॉल्यूट्स की मूवमेंट होती है वो भी सिंपली डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से होती है। सेकेंड हमारे पास ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है इसको फैसिलिटी चाहिए, मूवमेंट ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बगैर एनर्जी के है, लेकिन इसके साथ में
हेल्पर मॉलिक्यूल चाहिए है, इसको फैसिलिटी चाहिए। अब ये फैसिलिटी कौन देता है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देती है इन द फॉर्म ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल और इन द फॉर्म ऑफ चैनल मॉलिक्यूल। सो इसको हम डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द विद द हेल्प ऑफ कैरियर और चैनल प्रोटीन, यानी एनर्जी के बगैर है बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर एंड चैनल प्रोटीन के जरिए से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। अब इन दोनों तरह की प्रोटीन को हम देख लेते हैं कि चैनल प्रोटीन किस तरह की होती हैं, कैरियर प्रोटीन क्या करती हैं। चैनल प्रोटीन को हम देखें तो ये प्रोटीन्स हैं जो हाइड्रोफिलिक चैनल्स बनाती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग चैनल्स होते हैं ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये चैनल पड़े होते हैं। अब ये चैनल्स दो सूरतों में हो सकते हैं। कुछ चैनल्स ओपन चैनल प्रोटीन कहलाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन के दरमियान एक छोटा सा सुराख होता है और इस सुराख में से जो चार्ज जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, लिपिड्स उनको अलाउ नहीं करते, तो उनको गुजरने के लिए, यानी वाटर तो सिंपली गुजर जो ना वो जाएगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल को गुजरने के लिए लिपिड वाला रास्ता या लिपिड बाइलेयर जो है ना वो सूटेबल नहीं है। उसके लिए क्या होगा, चैनल प्रोटीन की मदद इनको चाहिए। चैनल प्रोटीन के दरमियान में क्या है, एक पोर बना होता है, एक सुराख होता है जिसमें से मटेरियल मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ही आ रही है, बस इसमें साथ में मदद मिल रही है इसको। कहाँ से, ये चैनल जो है ना प्रोटीन से। अच्छा, तो चैनल प्रोटीन में एक आ गई ओपन चैनल प्रोटीन जो पोर के साथ है, और ये पोर हर वक्त खुला रहता है और मटेरियल हर वक्त हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेल के अंदर भी आ सकते हैं, सेल के बाहर भी जा सकते हैं। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उससे कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट मुमकिन होती रहेगी। इसको ओपन चैनल प्रोटीन भी कहा जाता है और नॉन गेटेड चैनल भी कहा जाता है, मतलब इनका कोई दरवाजा नहीं है, इनके साथ कोई गेट नहीं लगा हुआ, ये बंद नहीं होंगे, ये खुले रहेंगे हर टाइम। जबकि सेकंड जो टाइप ऑफ चैनल प्रोटीन है उसको कहा जाता है गेटेड चैनल प्रोटीन। ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। तो जो स्टिमुलाई इनको मिल रहा होता है वो उस स्टिमुलाई के नतीजे में ये गेट ओपन भी हो सकते हैं और ये गेट क्लोज भी रह सकते हैं। अब गेटेड जो चैनल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है आयन चैनल्स, और आयन चैनल्स के अंदर से आयन से मूवमेंट होती है, सोडियम है, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन वगैरह, इन सबकी जो मूवमेंट होती है वो आयन चैनल्स के जरिए से होती है। जबकि दूसरी हम इसमें जो एग्जांपल लेंगे वो एक्वापोरिन्स की है। एक्वापोरिन्स ऐसे गेटेड चैनल्स होते हैं जो वाटर की जो मूवमेंट है उसको पॉसिबल बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल जो मटेरियल है उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं। फिर हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स आ जाते हैं। ये हम चैनल प्रोटीन की जो ना बात कर रहे हैं, ये चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन के दरमियान में ये पोर जो ना वो पड़ा हुआ है और ये पोर ओपन रहता है, मटेरियल की मूवमेंट इसमें से होती जाती है। जबकि जो गेटेड चैनल्स होते हैं वो ओपन भी हो सकते हैं और वो क्लोज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। फिर कैरियर प्रोटीन्स लेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सेकेंड हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आती हैं वो हैं कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स हाईली स्पेसिफिक होती हैं टू कैरी दी मॉलिक्यूल। जो इन्होंने स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कैरी करना है उसके लिए स्पेसिफिक ही कैरियर प्रोटीन चाहिए होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्चुअली कैरियर ने क्या करना है, कैरी करना है, बाइंड करना है, यानी जिस मॉलिक्यूल को मूव करवाना है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उस मॉलिक्यूल को पहले ये कैरियर प्रोटीन अपने साथ बाइंड करते हैं। सो बाइंड करेंगे, बाइंड विद मॉलिक्यूल, फिर इसमें जो प्रोटीन है और जो मॉलिक्यूल जिसको कैरी किया जा रहा है उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं और फाइनली वो प्रोटीन जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन कह रहे हैं ये कैरी करके ला के सेल के अंदर इन्होंने क्या करना है, रिलीज कर देना है मॉलिक्यूल को। अब इसमें दो हम एग्जांपल लेंगे कैरियर प्रोटीन की। ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैरियर हैं ग्लूकोज के लिए, और अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन हैं जो कैरी करती हैं अमाइनो एसिड को। अब जो कैरियर प्रोटीन है इनका जो रेट होता है वो स्पेसिफाइड होता है
मतलब ये कि अगर नेक्स्ट इसी टाइप आ जाती है ऑस्मोसिस, यानी जो हमारे पास जो है ऑस्मोसिस है, ये भी डिफ्यूजन की ही टाइप है, यानी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है और पैसिवली वाटर मूव कर रहा होगा यहाँ पे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू है, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे एनर्जी ज़रूरत नहीं है, एनर्जी नहीं लग रही, यानी वाटर मूव कर रहा है, हायर टू लोअर मूव कर रहा है और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूवमेंट हो रही है, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब जो वाटर की मूवमेंट है इसमें हम ये देखते हैं कि वाटर हायर टू लोअर मूव कर रहा है, लेकिन वाटर के साथ ये प्योर फॉर्म में तो होता नहीं, सेल में प्योर फॉर्म में नहीं होता, बल्कि इसके अंदर डिजोल्व्ड मिनरल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। तो सॉल्यूशन की सूरत में हम लेते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है इसमें सोल्यूट की, तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को एक टर्म में डिफाइन करते हैं हम, टॉनिसिटी। टॉनिसिटी इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कोई भी एक सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पलरी एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, इस को हम, इस रिलेशनशिप को हम टोनिसिटी कहते हैं। अब टोनिसिटी के हवाले से तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन लेस होगी उसको कहेंगे हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लेस, लोअर, और टॉनिक, टॉनिसिटी से आया जिसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूशन ऐसा जिसके अंदर सोल्यूट कम है उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। अब चूंकि सोल्यूट कम है तो इसका मतलब है वाटर ज़्यादा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब होता है हाई और मोर, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, उसको कहेंगे हाइपरटोनिक। थर्ड टाइप हमारे पास आइसोटोनिक आ जाती है। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉनिक का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सो अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन सेम हो उसको आइसोटोनिक कहेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट हो उसको कहेंगे आइसोटोनिक। जिसमें सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है और पानी कम है उसको कहेंगे हाइपरटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज़्यादा है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन या सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। अब चूंकि वाटर ने मूव करना है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब है कि कोई दो सॉल्यूशन हो, एक के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज़्यादा है, दूसरे के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा? वाटर ने फॉलो करना है एक्चुअली कंसंट्रेशन, सॉरी, वाटर ने फॉलो करना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को साथ में, यानी मूवमेंट होनी है वाटर की ही, बट वाटर की मूवमेंट के लिए साथ में रिलेटिव कंसंट्रेशन किसकी देखेंगे हम? सोल्यूट की देखेंगे। तो वाटर की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक, क्योंकि हाइपोटोनिक में सोल्यूट कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से कम पानी की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी। अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एक्ट कर रही होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पे ये है कि सेल मेम्ब्रेन वाटर को तो मूव करवा देती है, वाटर की तो मूवमेंट इसमें से मुमकिन है, वाटर तो पास हो जाएगा, लेकिन जो अदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है, उनको आसानी से गुजरने नहीं दिया जाता। तो उनके डिफरेंट फिर वेज है मूवमेंट के, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से मूव कर सकते हैं, या इसमें जो मूवमेंट है वो फैगोसाइटोसिस के फॉर्म में, एंडोसाइटोसिस के फॉर्म में हो सकती है। इसकी इम्पोर्टेंस अब क्या है? जो ऑस्मोसिस है ये क्यों ज़रूरी है? ऑस्मोसिस के दो मेजर रोल होते हैं प्लांट के सेल के अंदर, एनिमल के सेल के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो प्लांट के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस हम लेंगे कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखने में, प्लांट के सेल और प्लांट की जो शेप होती है
वो मेंटेन कौन रखता है? टर्गर प्रेशर मेंटेन रखता है। तो टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ऑस्मोसिस ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, अगर हम एनिमल प्लांट दोनों के हवाले से देखें तो सेल के अंदर जो वाटर की कंटेंट होते हैं, इंटरनल वाटर जो कंटेंट है, उनको बैलेंस रखने के लिए कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, कंसंट्रेशन बहुत कम भी ना हो, उसको बैलेंस रखने के लिए ये ऑस्मोसिस जो है ना वो ज़रूरी है, ताकि किसी जगह पे पानी कम हो जाए तो जहाँ ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है वहाँ से कम पानी की तरफ पानी हरकत करता हुआ चला जाए। अब अगर सेल के अंदर किसी भी वक्त में ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, रैपिड मूवमेंट करवानी है, यानी किसी जगह पे डिहाइड्रेशन हो चुकी है, पानी कम हो गया हुआ है, वहाँ पे फिर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें एक्वापोरिन्स कहा जाता है। एक्वापोरिन्स ये हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पड़ी हुई हैं और ये पोर्स बना रही हैं, सुराख बना रही हैं जिनके अंदर से रैपिडली वाटर मूव कर सकता है। बल्क में वाटर को अगर मूव करवाना है तो ये एक्वापोरिन्स की मदद से करवाया जाता है। ऑस्मोसिस जो मैकेनिज्म है ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को आर्टिफिशियली भी यूज़ किया जाता है, लेकिन एक मॉडिफाइड फॉर्म में, जिसको कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस है लेकिन उसका उल्टा मैकेनिज्म है। किस तरह से उल्टा है कि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और उसमें सॉल्ट जो था वो क्या था? सॉल्ट हाई था, और जहाँ पे हाई सॉल्ट था उस तरफ वाटर जो है ना वो जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे जो उसके उलट मैकेनिज्म होगा, यानी अगर हम सिर्फ वाटर को ही साथ में कंसिडर जो है ना वो करते हैं, क्योंकि फिर सोल्यूट और वाटर दोनों का आप कन्फ्यूजन उसमें हो सकती है। कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सोल्यूट को मद्देनजर नहीं रख रहे, हम सिर्फ वाटर की कंसंट्रेशन को नज़र रखेंगे कि वो ऑस्मोसिस में मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, ये अप्लाई होता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और एक्सटर्नल प्रेशर ने क्या करना है? वाटर को पुश करना है। यानी एक्सटर्नल प्रेशर की मदद से वाटर को पुश किया जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यानी पानी की कंसंट्रेशन पहले हमेशा नेचुरली क्या होता है, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होती है, यहाँ लो से हाई की तरफ वाटर को मूव करवाया जाएगा। और कैसे करवाया जाएगा? बाय अप्लाइंग दी एक्सटर्नल प्रेशर। ये हम इसमें डायग्रामेटिकली इसको जो है देख लेते हैं। जनरली इस अमल को यूज़ करवाया जाता है, किया जाता है वाटर प्योरिफिकेशन के जितने भी प्लांट्स होते हैं, घरों में वाटर जो प्योरीफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए वाटर को प्लांट लगे होते हैं, उनके अंदर यही मैकेनिज्म रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ हो रहा होता है। वाटर प्योरिफिकेशन के जितने बड़े लेवल के ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर यही रिवर्स ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म यूज़ होता है। घरों में यूज़ होने वाले जो छोटे यूनिट्स होते हैं या इवन जो डिस्पेंसर्स होते हैं उनके अंदर यही मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा होता है। और स्पेशली जहाँ पे ज़मीनों को जो है पानी लगाना है और वो ज़्यादा नमकीन पानी है, तो उस नमकीन पानी को भी पहले ट्रीट जो है वो किया जाएगा, किस तरह से उसकी डीसैलिनाइजेशन करवाई जाएगी, और साल्ट की कंसंट्रेशन कम करके जो साफ़ पानी है इसको फिर आगे पौधों वगैरह को जो लगाया जाएगा। अब इस अमल को, रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज़ किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड फॉर द रिमूविंग ऑफ कंटेमिनेंट्स एंड इम्प्योरिटीज। पानी के अंदर अगर कोई हलशुदा चीज़ें हैं और नमकियात वगैरह हैं उनको भी निकालना है, और इवन उसके अंदर कोई और कसाफ्ते मौजूद हैं, कोई और इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, तो उनको भी रिमूव किया जा सकता है इस रिवर्स ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म में। करते इसके अंदर क्या है, इसमें सेंटर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। अगर हम ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म देखें, ये साफ पानी है, ये गदला और कंटामिनेटेड हम इसको कहते हैं वाटर है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है, नमक वगैरह भी इसके अंदर मौजूद है। तो अब ऑस्मोसिस अगर तो इम्प्लीकेशन ऑस्मोसिस की होती तो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी वाटर की मूवमेंट यूं होनी थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, बाहर से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया। जब ये प्रेशर अप्लाई किया गया तो इसने वाटर को मूव करवाया है, फोर्सफुली मूव करवाया है इस
सेमी परमिएबल, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब प्रेशर के अंडर इसमें से गुजरेंगे और इस तरफ कलेक्ट होते जाएंगे। नॉर्मली प्रोसेस जो है इस डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहिए था, हायर कंसंट्रेशन से इधर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन इस प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से ये हायर कंसंट्रेशन है और वहाँ यहाँ वाटर लोअर कंसंट्रेशन के बावजूद ये मूव करके इधर जाएगा, प्योर वाटर इकट्ठा होता जाएगा और जितनी इम्प्योरिटीज, जितने इसके अंदर हाई सॉल्ट्स वगैरह होंगे ये मेम्ब्रेन के इस तरफ रह जाएंगे। ये इसका मैकेनिज्म है रिवर्स ऑस्मोसिस का और इसको यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर। इसमें डिसैलिनाइजेशन करने के लिए, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, हाउस होल्ड जितने प्योरिफिकेशन के सिस्टम होते हैं पानी को साफ करने के लिए, जितने फिल्टर लगाए जाते हैं, उन सब के अंदर यही रिवर्स ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म यूज़ हो रहा होता है। और जो डिस्पेंसर्स होते हैं पानी को साफ करने के लिए, उनके अंदर भी इसी तरह से ये रिवर्स ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म यूज़ होता है, जिसमें प्रेशर के अंडर प्योर वाटर को इस मेम्ब्रेन में से गुजार कर इम्प्योरिटीज़ को और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को साइड पे कर लिया जाता है, जबकि प्योर वाटर ऑब्टेन होता है। इट इज़ ऑल अबाउट ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस मैकेनिज्म।